Hi everyone, I am Vikas Shukla and my today's topic is pedigree analysis. आज की क्लास में हमने समझना है कि ये pedigree analysis क्या चीज़ होती है. तो स्टूडेंट्स pedigree analysis क्या है? You can say what? Analysis of trait in different generation, visible है, in different generation of a family is called pedigree analysis. What is pedigree analysis, students? You can say analysis of a trait, or you can say character in different generation of a family is called pedigree analysis. स्टूडेंट्स डिफिनीशन 2 बार बोली है, आपको डिफिनीशन याद हो गई होगी आई थिंक. ठीक, सिंपली क्या है एनालिसिस, किस चीज की एनालिसिस करेंगे हम? किसी ट्रेट की. ट्रेट कैरेक्टर आप लोग समझते हैं. हाइट ऑफ द प्लांट इज अ कैरेक्टर. टॉल एंड डॉर्फ, ये जो टॉल और डॉर्फ हैं, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ अ कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड ट्रेट. क्लियर है? तो ये जो ट्रेट्स हैं इनकी एनालिसिस करेंगे कहाँ पर हम? इन डिफरेंट जनरेशन, किसी भी फैमिली की डिफरेंट जनरेशन में. इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पेडिग्री एनालिसिस. इस पेडिग्री को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? वंशागति. क्लियर? वंशागति कहने का मतलब क्या है? मतलब कोई भी जनरेशन है, उस जनरेशन में, जैसे जनरेशन इन द सेंस जैसे आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, आपके मदर फादर हैं, फिर आप लोग हैं. क्लियर? इसी तरीके से आपकी भी जनरेशन आगे प्रोसीड करेगी. तो कहने का मतलब ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है कैरेक्टर्स का, इनहेरिटेंस हो रहा है ट्रेट का, जीन्स का. अब हो सकता है इसमें कोई डिजीज़ भी हो, तो उस डिजीज़ का इनहेरिटेंस भी पता चल सकता है. क्लियर? तो ये जो फेनोमेनन है उसे हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस. अब बात आई कि सर ये पेडिग्री एनालिसिस वास्तव में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है, तो इसे हम क्यों कर रहे हैं? वाई शुड बी क्लियर. अगर हम अपने आप से पूछें, ये सर पेडिग्री एनालिसिस आपने बताई, सर ये डिफिनीशन है, वाई वी आर डूइंग इट, हम इसे क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग इट, इसका क्या बेनिफिट है? ठीक, पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लें, फिर इसके बाद इसे नोट डाउन करके आगे बढ़ेंगे. क्लियर? कुछ फैक्ट जो आपने सुन रखे हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा शादी से पहले एक बार, मतलब शादी से पहले कुंडली मिलाने के लिए हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं. तो ये जो पंडित जी के पास जाते हैं वो पेडिग्री एनालिसिस नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड है, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ. कैसे? क्या मैं कंपेयर, क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको? पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी कंपेयर करते हैं, वो उनके कुछ अलग रूल्स होंगे, उन रूल्स के बारे में हमें नहीं पता वो कौन सी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है यहाँ पर, लेकिन वो कुछ कंपेयर करते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि ये जो मैरिज है ये परफेक्ट है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए ये ठीक नहीं, ऐसा बोलते हैं. सिमिलरली जैसे इंडिया में जाते हैं कहाँ पर? पंडित जी के पास. सिमिलरली फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में, कहाँ पर? यूरोप में क्या होता है? वो जाते हैं जेनेटिसिस्ट के पास, जेनेटिशियन के साथ, ऐसे बंदे के पास जिसे जेनेटिक्स की अच्छी समझ है. वो जेनेटिक्स का जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वो उन कपल से कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि उनकी फैमिली में कौन सी डिजीज़ थी और किसे थी. फिर उसके बाद उनके पॉसिबल जेनोटाइप्स बताता है. देन उनके बीच में डिफरेंट क्रॉस करके वो उनको ये प्रिडिक्ट कर पाता है कि आपकी मैरिज होने के बाद जो आपकी प्रोजनी होगी उसमें इस डिजीज़ के होने की संभावना क्या है और कितनी है. बात समझ में आ गई आपको? तो सिमिलरली पेडिग्री एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं? टू नो द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है आप क्यों कर रहे हो? इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ क्या है? टू नो द क्या पता करने के लिए स्टूडेंट्स? टू नो द
genetic to know the genetic disorder in different जनरेशन। समझ जाएंगे आप लोग, जनरेशन, या फिर आप ब्रैकेट में लिख लें इनहेरिटेंस पैटर्न उनका, इन डिजीज का डिफरेंट जेनेटिक, टू नो द जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता किया जा सके। कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर? जैसे कि हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, क्लियर, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सभी क्या हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। इनके इनहेरिटेंस पैटर्न को पता करने के लिए कि ये इनहेरिटेंस है या नहीं है, इस बात को पता करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस। उसी को आपने लिखा, टू नो द जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन डिफरेंट जनरेशन, और यू कैन से व्हाट? इनहेरिटेंस पैटर्न, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ डिजीज, ये भी लिख सकते हैं आप। और करके आप क्या लिख सकते हैं? टू नो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ डिजीज, जो डिजीज है उस डिजीज का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, इस बात को पता करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस को यूज करते हैं। तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है, इस फेनोमेनन के थ्रू आप अपने आने वाली संतानों को बचा सकते हैं किसी भी डिजीज से, क्लियर। ये एक तरीके की पेरेंटल केयर है। पेडिग्री एनालिसिस क्या है स्टूडेंट्स? एक तरीके की पेरेंटल केयर है। कहने का मतलब आप फिर से समझें, अगर आपसे मैं कहूँ जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है किसी भी इंडिविजुअल की, जितनी ज़्यादा समझदारी होती है, वो उतना ज़्यादा अपनी आने वाली जनरेशन, अपनी फैमिली को लेकर के केयरफुल रहता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके आपको बताऊं, ह्यूमन बींग्स में ही आपने अगर देखा हो किसी ऑफिसर को, क्लियर, और आपने देखा हो दूसरी तरफ एक लेबर को, दोनों में आप एक डिफरेंस पाएंगे। लेबर बींग्स के बच्चे ज़्यादा होंगे, कोई भी लेबर है उसके आप देखोगे कि 4-5 बच्चे हैं, जबकि जो ऑफिसर है उसके पास आप देखेंगे मैक्सिमम 1 और 2। अगर अपने यहाँ जो सन डोमिनेंस का फिनोमेनन है ऐसा कुछ नहीं रहा तो, कहने का मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, ऑफिसर है उसके पास अवेयरनेस ज़्यादा है, वो फैमिली को लेकर के कंसर्न है, वो कभी भी नंबर ऑफ प्रोजनी, नंबर ऑफ स्प्रिंग को ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज कि उनकी पेरेंटल केयर कर पाना, उन्हें केयर कर पाना कठिन है, क्लियर। तो वो हमेशा क्या करेगा? हमेशा नंबर ऑफ प्रोजनी को कम रखेगा ताकि उनकी केयर बेहतर से हो पाए, क्लियर। ये समझ लेबर क्लास के इंडिविजुअल्स में नहीं है, ह्यूमन बींग्स में आप ऐसा देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस का लेवल बढ़ता जाएगा, जनरली अब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो अपने चाइल्डहुड को लेकर के, अपनी प्रोजनी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अब कहीं ना कहीं अपने यहाँ भी अवेयरनेस है, आप खुद समझते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। सिमिलरली सेम उसी तरीके से जो कपल्स हैं, कपल्स मैरिज करने से पहले एक बार जेनेटिसिस्ट के पास जाते हैं, जेनेटिशियन के पास जाते हैं। जेनेटिशियंस वर्ड जो बना है वो जेनेटिक्स से लिया गया है। ऐसा इंडिविजुअल जो जेनेटिक्स की बेहतर समझ रखता हो उसे हम जेनेटिशियन बोलते हैं, क्लियर। तो जो जेनेटिक्स का ज्ञाता है, जो जेनेटिक्स को समझता है, वो दोनों मेल और फीमेल दोनों की जो ये कह लीजिए फैमिली हिस्ट्री के बारे में समझता है। फैमिली हिस्ट्री को समझने के बाद मदर जो फीमेल यानी कि जो लेडी है, जो फादर जो सन है, मतलब जो कि मेल है, इन दोनों के बीच में वो कंपेयर करते हैं, उनकी फैमिली के बारे में समझते हैं। और फैमिली को समझने के बाद में वो ये बताते हैं कि आपकी अगर मैरिज होती है तो जो प्रोजनी आएगी, जो सन या डॉटर आएंगे, उनमें डिजीज़ या फिर उनमें IQ की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्लियर। तो इन चीज़ों को वो ध्यान में रख करके ही कपल्स मैरिज करते हैं इन द फॉरेन कंट्रीज। कंसेप्ट क्लियर है। तो पेडिग्री एनालिसिस आपके यहाँ टॉपिक है NCERT का, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये अपने आप में एक साइंस है जो पेडिग्री एनालाइज करके कपल्स को बताते हैं कि आपको आपस में मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही पॉइंट हमने लिखा, इसको हम यूज़ करके क्या पता करते हैं, टू नो द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द डिफरेंट जनरेशन।
इज इट क्लियर? इसके अलावा सर और क्या कर सकते हैं इससे? जेनेटिक डिजीज़ को पता कर रहे हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न हमें पता चल जा रहा है। मेजर इसका जो इम्पोर्टेंस है वो यही है। क्लियर? अब जैसे पुरानी दुनिया में और अभी के बाद में अगर अपन कंपेयर करें थोड़ा सा, जैसे मेंडल, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, पता है आपको। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो मेंडल्स के रूल्स हैं, जो मेंडल्स के रूल हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्या रूल्स, ये रूल्स ह्यूमन बींग्स में अप्लाई होते हैं या फिर प्लांट्स में ही अप्लाई होते हैं या दोनों में अप्लाई होते हैं? ये अपने आप में एक डिबेट का क्वेश्चन था। जब मेंडल, आपको पता है मेंडल के काम को भी लोग अप्रिसिएट नहीं कर रहे थे, तो ह्यूमन जेनेटिक्स में ये मेंडल्स के रूल्स अप्लाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये चर्चा का विषय रहा। डिफरेंट साइंटिस्ट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। ये बात पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से साबित हो पाई कि मेंडल्स रूल्स आर एप्लीकेबल इन द ह्यूमन बींग्स। गेटिंग माई पॉइंट? आपने क्या समझा? आपने समझा कि जो मेंडल्स के रूल हैं, क्योंकि मेंडल ने काम किस पर किया था? मटर के पौधे पर, पी प्लांट पर, पाइसम सटाइवम पर। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी का एक ग्रुप ये मानता था कि जो मेंडल का काम है, जो मेंडल साहब ने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो रूल्स दिए हैं, ये प्लांट्स में तो वर्क करेंगे बट ह्यूमन बींग्स में वर्क नहीं करेंगे। इसे आप मेंडल क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। क्लियर? बट जब पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री का डेवलपमेंट हुआ, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हमें पता चला, दुनिया को ये बात समझ में आई कि दीज मेंडल्स रूल्स आर आल्सो एप्लीकेबल इन द ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस इंडिकेट्स दैट, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस indicate that Mendelian rules are also applicable in human beings। क्लियर है? अब आपको कंसेप्ट कोर समझ में आ चुकी है, थोड़ा सा तेजी से समझेंगे। आपने सीखा एनालिसिस, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन डिफरेंट जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। मन में क्यूरियोसिटी आई कि सर हम पेडिग्री एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी डूइंग इट? तो इसके आंसर्स मिले हमें। इसका यूज क्या है? वाई आर वी डूइंग इट? टू नो द जेनेटिक डिसऑर्डर इन डिफरेंट जनरेशन। कहने का मतलब टू नो द पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन डिफरेंट जनरेशन। टू नो द, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लें तो बेहतर होगा, टू नो द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, टू नो द पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन डिफरेंट जनरेशन। कहने का मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका कैरेक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब डोमिनेंट रिसेसिव के बाद ये ऑटोसोमल है, यानी कि 1 to 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में है, या फिर ये सेक्स क्रोमोसोम में है। अगर ये सेक्स क्रोमोसोम में है तो ये एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? ये एनालाइज हम कर पाएं, इसके लिए पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट थी। क्लियर? दूसरा पॉइंट, दिस पेडिग्री एनालिसिस टेल्स दैट मेंडेलियन रूल्स, जो मेंडल्स के रूल हैं, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे आर एप्लीकेबल इन ह्यूमन बींग्स। ये प्लांट के साथ साथ में ह्यूमन बींग्स में भी स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं। ये फेनोमेनन हमें किससे पता चल रहा है? पेडिग्री एनालिसिस से। तो आइए कुछ कोर कंसेप्ट की बात करेंगे, फिर इसके एक क्वेश्चन को भी अपन टैकल करेंगे। इज इट क्लियर? अगर मैं आपसे इनके कंसेप्ट टॉक की बात करूं, किसकी बात करूं? इज द चॉक? ओके, देखिए, अगर मैं आपसे इनके कंसेप्ट टॉक की बात करूं, आप लोगों को पता है डीएनए स्टूडेंट्स क्या करता है? डीएनए विल कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है? कैरीज करता है जेनेटिक
इंफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर है। पता है आप सभी लोगों को, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर है, आपको पता है जो भी ऑफ स्प्रिंग होगी वो कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स? पेरेंट्स से आएगी। पेरेंट्स में एक इंडिविजुअल मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। यूं कह लें हम, एक फादर होगा और दूसरा मदर। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। अगर हम फादर की बात करें तो फादर के पास भी क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। जी हाँ, फादर के पास भी डीएनए। क्लियर? मदर के पास भी स्टूडेंट्स डीएनए होगा, ऑब्वियसली मदर के पास भी डीएनए होगा। मदर के डीएनए को मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए मदर और फादर में, मैं इसे थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे, विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा इसे ब्रॉड कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? ये मतलब आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको पता है इनके क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? गैमीट्स बनेंगे। ये डिप्लॉइड है, 2n है, और यहाँ पर जब हैप्लॉइड बनेंगे तो यहाँ पर आप एक सिंगल, एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे, वन ऑफ द सिंगल वन। क्लियर? और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर ये पाओगे कि एक डीएनए आपका मदर की साइड का होगा इस तरीके का। क्लियर? और दूसरा आपका यहाँ का, इस तरीके की सिचुएशन राइज होगी। जी, अब ध्यान से समझिए, मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारी क्या है? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग यानी कि प्रोजनी। अब ये जो प्रोजनी है, इस प्रोजनी के पास फादर का भी डीएनए भी है, और इधर से ये मदर का भी एक डीएनए। अब फादर का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा या मदर का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है और कौन सा ट्रेट रिसेसिव है। जैसे कि आप देखते थे कैपिटल टी क्या होते थे? टॉल होते थे। क्लियर? अब पता चला यहाँ पर ये स्मॉल टी है तो भी ये टॉल है। क्लियर? कैपिटल टी स्मॉल टी हो या फिर कैपिटल टी हो, यानी कि हेट्रोजाइगस हो या होमोजाइगस, दोनों ही कंडीशन क्या बताते थे? टॉल बताते थे। क्लियर? इस सारे पैटर्न को एनालाइज करने के लिए कुछ पिक्चर्स, कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है, उन्हें हम लोग समझेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आपको सिर्फ इतनी बात समझनी थी, कंसेप्ट इतना क्लियर करना था कि एक एलिल मेल से आएगा, फादर से आएगा, और दूसरा एलिल कहाँ से आ रहा होगा स्टूडेंट्स? मदर से आ रहा होगा। क्लियर? अगर हम थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें, जैसे ये जो बेसिक्स छोटी छोटी बातें अपन कर रहे हैं, यही रूल्स हैं इनहेरिटेंस के, पेडिग्री के। अब ध्यान से समझें। अब दूसरा पॉइंट अगर हम आपसे डिस्कस करें, अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट दूं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। क्या ये बात सच है? सही बात है। मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स हैं ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपने पढ़ा है। अगर हमें ये पता करना है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, ध्यान से समझिए। आपको पता है मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। बात ये है, हम ये कैसे पता करें, कैसे हम चेक करें, हाउ वी विल नो, हम ये कैसे जानें कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस। जी हाँ स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस। किसे यूज करके? पेडिग्री एनालिसिस को यूज करके, बाय यूजिंग द पेडिग्री एनालिसिस we can told that disease
इज डोमिनेंट, डिजीज डोमिनेंट है और रिसेसिव। यानी कि ध्यान से समझें फिर से, यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। अब आप कैसे पता करोगे कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है? अब आपको ऑप्शन में वो दे सकते हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, पेडिग्री एनालिसिस। आप बता पाएंगे बाय यूजिंग द पेडिग्री एनालिसिस वी कैन से दैट, वी कैन टोल्ड दैट द डिसीज इज डोमिनेंट और रिसेसिव। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर है। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसे समझने से पहले कुछ बेसिक साइंटिस्टों ने कुछ बेसिक्स सिंबल्स डिजाइन किए। क्लियर? कौन से? वो पेडिग्री एनालिसिस में कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं। ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपको बताते हैं कि वो कैरेक्टर कैसा है। इज इट क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं पर आपको ऐसे सर्किल बना हुआ दिखे, इसका मतलब क्या होता है आप सभी को याद रखना है। अगर कहीं पर आपको इस तरीके का सर्किल मिले तो इसका मतलब आप लोग क्या समझ जाएंगे? फीमेल। क्लियर? और आपको खुद से पूछना है कि ये फीमेल कैसी है स्टूडेंट्स? नॉर्मल फीमेल। कैसी फीमेल है ये? हमारी नॉर्मल फीमेल। क्लियर? अगर कहीं पर आपको इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ दिख जाए, दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट इट इज अ नॉर्मल मेल, इट इज अ नॉर्मल मेल। ये स्टूडेंट्स क्या है? नॉर्मल मेल है। सर ये क्या बता रहे हैं आप? ये अपन ये समझ रहे हैं द सिंबल्स विच आर यूज ड्यूरिंग द पेडिग्री एनालिसिस, वो सिंबल्स जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज होंगे। इज इट क्लियर? इफ समवन टेल्स, यहां पर सर इस तरीके का कुछ सर्किल बनाया हुआ है और सर्किल के बाद इस तरीके से यहां पर कुछ सैडेड लाइंस दी हुई हैं, इसे फुल्ली कवर्ड भी कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट डिजीज्ड फीमेल। इसे अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डिजीज्ड, या फिर डिजीज्ड फीमेल कह सकते हैं या फिर अफेक्टेड फीमेल कह सकते हैं। डिजीज्ड या फिर अफेक्टेड फीमेल, क्योंकि सर्किल का मतलब क्या था? फीमेल, अफेक्टेड फीमेल। समझ पा रहे हो आप लोग? नेक्स्ट, अगर कहीं पर कोई मान लीजिए इस तरीके से ये एक सर्किल बना हुआ है, बट यहाँ पर सर्किल की ब्यूटी क्या है? यहाँ पर इस तरीके से ये हाफ सर्किल साइडेड है। हाफ सर्किल आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ हाफ सर्किल ही साइडेड है। अगर हाफ सर्किल साइडेड है इसका मतलब क्या है? इट इज, अगर सर्किल बना हुआ है, सर्किल रिप्रेजेंट फीमेल, ये फीमेल तो है, लेकिन अब पूरा सर्किल अगर साइडेड होता, डार्क होता, तो अपन बोल लेते कि ये डिजीज्ड है या फिर अफेक्टेड है। इसमें जिस बीमारी की बात की जा रही है वो बीमारी प्रेजेंट है। बट यहाँ पर क्योंकि हाफ सर्किल है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैरियर। क्या बोलते हैं? कैरियर। अब बिकॉज देयर इज अ सर्किल सो इट इज अ कैरियर फीमेल, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? कैरियर फीमेल। गेटिंग माई पॉइंट? फिर इस सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इट इज व्हाट, ये क्या कैसा स्ट्रक्चर है? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हाफ ऑफ द सर्किल इज कवर्ड, ये स्क्वायर है मतलब ये मेल है। क्लियर? अब क्योंकि सर्किल हाफ है तो आप क्या बोलोगे इसको? इट इज व्हाट? कैरियर मेल। इसे आप क्या बोलोगे? कैरियर मेल। समझ पा रहे हैं आप? एक्सेलेंट। अब स्टूडेंट्स अगर कहीं पर इस तरीके से ये सपोज स्क्वायर पूरी तरीके से फुल्ली कवर्ड हो, देन इट इज व्हाट? इट शोज दैट अफेक्टेड मेल। क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स? अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल। इज इट क्लियर? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अगर कहीं पे किसी पेडिग्री में आपको इस तरीके का, देखिए आपको मैंने क्वेश्चन, ये मैं डिस्कस करूंगा आपसे, इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन में किस सिंबल का क्या मतलब है इसे आप कैसे समझ पाओगे? पहले उन सिंबल्स को हम सेपरेटली समझ रहे हैं, देन हम क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझे। अगर कहीं पर इस तरीके से सर्किल बना है, सर्किल रिप्रेजेंट फीमेल। इफ सर्किल में किसी तरीके का कोई भी डॉट लाइन नहीं है, किसी तरीके का सर्किल प्लेन है पूरी तरीके से, देन इट इज व्हाट? नॉर्मल फीमेल। इफ स्क्वायर इज प्लेन देन इट इज नॉर्मल मेल। बट अगर इसी सर्किल में हमने हाफ पोर्शन को साइडेड कर दिया, अगर इसी सर्किल में हाफ पोर्शन साइडेड है इस तरीके से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैरियर फीमेल। आप इस तरीके से समझ सकते हैं।
क्लियर, फीमेल तो है बट यहाँ पर ये फीमेल कैसी है, कैरियर है। सिमिलरली अगर यहाँ पर सर्किल को पूरे साइडेड कर दिया जाए तो इट इज अ डिजीज फीमेल। बात समझ में आ गई? तो सर्किल क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल नॉर्मल है, अगर हाफ साइडेड है तो कैरियर है, अगर फुल्ली साइडेड है तो डिजीज्ड है। सिमिलरली जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल मेल को। और ये जो नॉर्मल मेल है इसकी भी दो कंडीशंस हैं, एक अगर हाफ साइडेड है देन द कैरियर, एंड इफ इट इज अ फुल्ली साइडेड देन इट इज अ डिजीज्ड। इतना कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। फिर इसके बाद कुछ सिंबल्स आपको इस तरीके से दिखते हैं, जैसे कि देखिए आप देखते हैं ये क्या है, नॉर्मल फीमेल, ये क्या है, नॉर्मल मेल। क्लियर? इनके बीच में स्टूडेंट्स एक सिंगल लाइन ड्रा कर दी। इसका मतलब क्या है, दीज आर द कपल्स, दीज आर द कपल्स, मतलब इनके बीच में शादी हो चुकी है। ये हॉरिजेंटल लाइन, ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो सर्किल और स्क्वायर को कनेक्ट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट द मैरिज, इट रिप्रेजेंट मैरिज, मैरिज। ये क्या है, मेल, ये क्या है, फीमेल। क्लियर? ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, मैरिज को। अब सर कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि, चलिए यहीं पे समझ लीजिए, इन्हीं से इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करके इस तरीके से कुछ सिंबल बना दिए गए होते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये हॉरिजेंटल लाइन, देखिए यहां पर ये जो हॉरिजेंटल लाइन थी, ये हॉरिजेंटल लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही थी, मैरिज को। ये जो वर्टिकल लाइन यहां से ड्रा की गई है, ये रिप्रेजेंट करेगी, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि ये सारे इनके क्या हैं, ऑफ स्प्रिंग है। इन दोनों के ये चारों क्या है, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि इस पेडिग्री से आप क्या समझते हैं, आप ये समझते हैं एक नॉर्मल मेल है और एक नॉर्मल फीमेल है, इनकी आपस में मैरिज होती है, दोनों नॉर्मल हैं, और इनके स्टूडेंट्स कितनी ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं इनके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑफ स्प्रिंग। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? अब ये जो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग्स है, हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से वर्टिकल लाइन ये जो ड्रा की गई है, मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है कि ये सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग होंगे, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं? ये जो ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही है, ये जो ऑफ स्प्रिंग आपको देखने को मिल रही है, इन कपल्स के, इन पेरेंट्स के कितने ऑफ स्प्रिंग हैं, 1 1 2 3 4। कितने हैं स्टूडेंट्स, 4। अगर आपसे कोई पूछे कि आउट ऑफ द 4 कितने मेल हैं, तो आप बता पाएंगे कि देयर इज अ 1 मेल। एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल को, ये मेल है और सारी की सारी फीमेल है। कहने का मतलब एक सन है और 3 डॉटर है, ये तीनों क्या हैं, डॉटर है। कहने का मतलब इनकी ऑफ स्प्रिंग में सबसे पहले इनको लड़की हुई है, फिर उसके बाद एक लड़का हुआ है, मतलब सबसे पहले एक डॉटर हुई है, देन सन, देन डॉटर, देन डॉटर। तो सीक्वेंस भी आपने सीखा कि पहले जो सबसे पहले हुए हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दैट, मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। आप अगर इस तरीके से देखें तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, इसके नीचे कोई जनरेशन होगी तो उसे क्या बोलोगे, थर्ड जनरेशन। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कई बार यहाँ पर जैसे इस तरीके से ये सिंगल लाइन थी, यहाँ पर कई बार इस तरीके से ये डबल लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट, अब सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती थी, मैरिज। क्लियर? और ये जो डबल लाइन है इट रिप्रेजेंट व्हाट, मैरिज, बट मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लोज रिलेटिव्स, किनके बीच में, क्लोज रिलेटिव्स। आप रिलेटिव समझते हैं, मतलब अपनी विद इन अ फैमिली क्लोज रिलेटिव्स के साथ में मैरिज कर लेना। पेडिग्री, एक पॉइंट और मैं नोटिस करूंगा, इसे कॉपी में नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री एनालिसिस होने के बाद, इस पर रिसर्च होने के बाद दुनिया को ये समझ में आया कि क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज नहीं होनी चाहिए। क्लियर?
ये जो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज है, इसके हार्मफुल इफेक्ट है, इसके हार्मफुल इफेक्ट है। क्यों हार्मफुल इफेक्ट है? ड्यू टू वाई। अगर आपसे अगर कोई पूछे, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए किसी को कोई आपसे पूछे कि क्या विद इन रिलेटिव शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि कोई बोले कि अपनी बुआ के यहाँ या फिर मामा के यहाँ, इस तरीके से क्लोज रिलेशंस में जो कि विद इन फैमिली ट्री चार्ट, अगर हम फैमिली ट्री बनाएं तो उसमें काफ़ी क्लोज हैं, उनके बीच में मैरिज होनी चाहिए या नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं। तो फिर आपसे वो पूछेंगे नहीं क्यों, तो आप बताओगे बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट। तो वो बोलेंगे कि क्यों ना करें, क्या नुकसान है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो आप क्या बताओगे? देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसेसिव एलील। क्यों? बिकॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रिसेसिव एलील। समझ पा रहे हैं आप? रिसेसिव एलील, जी। रिसेसिव एलील के एक्यूमुलेशन से बचने के लिए हमें क्लोज रिलेटिव से शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि क्लोज रिलेटिव में अगर मैरिज हो तो रिसेसिव एलील्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एलिमिनेट होता है और होमोजाइगस डबल रिसेसिव कंडीशन मिलती है। इज इट क्लियर? इसका रीजन क्या है आप मुझसे पूछें तो मैं आपको यही बताऊंगा, बिकॉज ड्यू टू द क्लोज रिलेटिव होने की वजह से उनके बीच में लिंकेज ज़्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर कम होती है। लिंकेज ज़्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर कम होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि इवोल्यूशन के पॉइंट से ऑफ स्प्रिंग्स कैसी होनी चाहिए, उनमें वेरिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कहोगे सर ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिविजुअल में वेरिएशन नहीं होगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसीलिए हमारे पुराने ग्रंथों में ये कहा जाता था कि सेम गोत्र में विद इन अ गोत्र आप कभी भी मैरिज ना करें, क्योंकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, नए कैरेक्टर्स वेरिएशन नहीं प्रोड्यूस होते हैं, ये इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। कंसेप्ट क्लियर? तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं पता कि उन्हें पुराने टाइम में जो लोग गोत्र की बात करते थे उन्हें ये पता था या नहीं, मुझे ये पता है बायोलॉजिकली वो स्टेटमेंट करेक्ट है। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये जो बात कर लेते हैं कुछ डिजीजेस की, जो डिजीज हो सकती हैं वो कैसी हो सकती हैं? ऑटोसोमल हो सकती है, ऑटोसोमल हो सकती है। ऑटोसोमल डिजीजेस भी दो टाइप की हो सकती हैं। कैसी? ऑटोसोमल। अगर हम बात कर रहे हैं पॉसिबल डिजीजेस, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो डिजीज कौन सी हो सकती है? एक तो हो सकती है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जी हाँ सर, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और दूसरी कैसी हो सकती है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, इन चीजों को समझते हुए भी चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कैसी हो सकती हैं? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या फिर यूं कहें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड कहने का मतलब सेक्स लिंक्ड से है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इस बात को आइए समझते हैं। स्टूडेंट, डोमिनेंट कहने का मतलब क्या है? कोई भी डिजीज अगर डोमिनेंट है, अभी हम ऑटोसोमल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी डिजीज डोमिनेंट है तो वो किसी जनरेशन को स्किप नहीं करेगी। कहने का मतलब आप कंसेप्ट टॉक में लिख सकते हो क्या? अगर कोई भी डिजीज डोमिनेंट है, कोई भी डिजीज डोमिनेंट है तो ये क्या होगा? कैन नॉट स्किप जनरेशन, कैन नॉट स्किप जनरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। कोई भी डिजीज डोमिनेंट है तो वो स्किप नहीं करेगी जनरेशन को। इस लाइन का सर मतलब क्या है? कहने का मतलब अगर कोई भी डिजीज के लिए मेरे पास एलील डोमिनेंट है, क्लियर, मतलब उसकी एक ही कॉपी प्रेजेंट हो और डिजीज हो सकती है, तो आपको पता है एक एलील फादर के साइड से आएगा, दूसरा मदर के साइड से, एक फादर के साइड से आएगा, एक मदर के साइड से, जो मैंने डीएनए के फॉर्म में आपको बताया था, पढ़ा अभी जस्ट। तो एक एलील मेल के यानी कि फादर से आ रहा है, एक मदर के साथ आ रहा है।
अगर डिजीज डोमिनेंट है तो वो एलील तो प्रेजेंट होगा ही होगा, क्लियर है। तो अगर उसकी एक सिंगल कॉपी भी प्रेजेंट होगी तो डिजीज होगी। बात समझ में आ गई। तो कैन नॉट स्किप द जनरेशन का कंसेप्ट आया। जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं दे कैन स्किप द जनरेशन। स्टूडेंट्स टाइम कम है, थोड़ा सा तेजी से समझेंगे। आई थिंक बस सिर्फ 2 ही मिनट है अपने पास, तो जल्दी से इसे कवर अप करके क्वेश्चंस पर आते हैं। क्लियर। अगर कोई भी डिजीज रिसेसिव है, इट कैन स्किप द जनरेशन। ये क्या करेगी स्टूडेंट्स? कैन स्किप द जनरेशन। कहने का मतलब वो जनरेशन को स्किप करेगी। कैन स्किप जनरेशन। क्लियर। अब अगर डिजीज ऑटोसोमल है तो आपको पता है वो मेल से फीमेल में, फीमेल से कहने का मतलब फादर से सन में भी जा सकती है और साथ साथ में डॉटर में भी जा सकती है। क्लियर। तो ऑटोसोमल का कंसेप्ट आ गया। फिर बात आई सर एक्स लिंक्ड, कहने का मतलब क्या है? अगर वो सेक्स लिंक्ड है और अगर वो मतलब ये कह लीजिए आप मदर से सन में ट्रांसफर हो रही है और फिर उसके बाद में फादर से डॉटर में ट्रांसफर हो रही है तो उसे हम क्रिस क्रॉस बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आइए सीधे डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स पेडिग्री एनालिसिस आप पढ़ने से ज़्यादा करने से सीखोगे। इसके जितने क्वेश्चंस आप सेल्फ से प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी। क्लियर। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम कम है तो हम जल्दी से इसे टैकल करते हैं। यहाँ पर आपको एक पेडिग्री चार्ट दिया गया है, इनहेरिटेंस पैटर्न दिया गया है सेक्स लिंक ट्रेट का, और आपसे से पूछा गया है कि इस पेडिग्री को देख करके आप ये बताएं कि ये जो ट्रेट का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये डोमिनेंट वाई लिंक्ड है, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड है या रिसेसिव वाई लिंक्ड है। ठीक। तो सबसे पहले हमें डोमिनेंट और रिसेसिव पहचानना है। क्या ये डिजीज डोमिनेंट है? अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? देखिए एक तो जिनकी शादी हुई है उन्हें अलग फ्रैक्शंस में रख लें। क्लियर। क्योंकि जिनकी शादी हुई है वही तो बता पाएंगे ना कि जीन का इनहेरिटेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिनकी शादी ही नहीं हुई है वो क्या बताएंगे कि बच्चे कैसे होंगे? क्लियर। वो तो हम इसी बेस पे कह सकते हैं इनके इनहेरिटेंस को देख करके। तो हमें सिर्फ इस स्मॉल फ्रैगमेंट को देख करके बताना है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए ये डिजीज रिसेसिव है या डोमिनेंट? डोमिनेंट के लिए आपको पता है कि डोमिनेंट डिजीज कैन नॉट स्किप द जनरेशन। तो देखिए क्या इस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है? हाँ है। मेल किसी को तो है ना। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जनरेशन 2 देखें तो जनरेशन 2 में क्या ये डिजीज है? जी हाँ। यानी कि ये क्या थे? ये मेल हैं। ठीक। और ये हमारी क्या है? फीमेल है। कैसे पता सर आपको? अभी मैंने आपको बताया था कि सर्किल का मतलब फीमेल, स्क्वायर का मतलब मेल, और ये मेल कैसा है? डिजीज्ड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनके जो चिल्ड्रंस हैं वो कितने हैं? 1 और 2। क्लियर। ध्यान से देखें यहाँ पर इनके जो चिल्ड्रंस हैं वो तो इतने सारे हैं, सारे के सारे 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, मेल से डिजीज कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है? फीमेल में। यानी कि यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या अगली जनरेशन में भी डिजीज ट्रांसफर हो रही है? जी हाँ हो रही है। तो कहने का मतलब ये डिजीज रिसेसिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं रिसेसिव हो सकती है? क्योंकि रिसेसिव डिजीज हमेशा जनरेशन को स्किप करती हैं। अगर यहाँ पर भी ये नॉर्मल होते तो हम कह सकते थे कि ये रिसेसिव है, लेकिन यहाँ पर भी डिजीज दिख रही है और यहाँ पर भी डिजीज दिख रही है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई? तो ये रिसेसिव का केस नहीं हो सकता, तो हमने रिसेसिव वाले दोनों ऑप्शंस रिमूव कर लिए। अब समझना है कि ये एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड। ये डिजीज एक्स लिंक्ड इसलिए है क्योंकि डिजीज फादर से कहां पर आ रही है? मदर में। यानी कि अगर वाई लिंक्ड होती तो क्या ये डॉटर बीमारी हो सकती थी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये लड़की है तो दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए उसका XX क्रोमोसोम होगा। जब ये XX क्रोमोसोम है तो वाई पे तो सवाल ही नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस है। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड कंसेप्ट समझ में आ गया? फिर से वीडियो को रिवाइंड करके समझ लीजिए। पेडिग्री के क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने आएंगे। क्लियर? तो जो आपकी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की अंडरस्टैंडिंग है उन्हें अप्लाई करें। स्टूडेंट्स आज हमने पेडिग्री एनालिसिस के कंसेप्ट को समझा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। प्लीज सारे क्वेश्चंस करें, अगर कोई डाउट है तो जरूर बताएं। थैंक्स स्टूडेंट्स।